अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम के कोर्स का आगाज़ करेंगे और इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग चैप्टर 0। इसके जो मेन टॉपिक्स होंगे उसके अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स जो कि होगा इनपुट आउटपुट, मेमोरी एंड सीपीयू जो कि हमारे पास होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, वो आएंगे। उसके बाद कनेक्टिंग द डिफरेंट पार्ट्स जिसमें कनेक्टिंग मेमोरी टू सीपीयू, कनेक्टिंग इनपुट आउटपुट टू सीपीयू और कंप्यूटर काम किस तरह करता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर सीपीयू जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और इनपुट आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है कीबोर्ड, माउस और सेंसर। जिन भी चीज़ों से हम एक कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं वो हमारे पास इनपुट होते हैं। और आउटपुट जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं जो कि कंप्यूटर हमारे इनपुट की रिस्पेक्ट से फंक्शन परफॉर्म करके हमें चीज़ें डिस्प्ले करवाता है, वो हमारे पास आउटपुट्स होते हैं। जैसे एलसीडी, प्रिंटर, हैंड्स ऑफ अ रोबोट। जैसे हमें पता है हम कुछ टाइप करते हैं तो एलसीडी के ऊपर हमारे पास जब वो लिखा हुआ आ जाता है तो हमने जो इनपुट किया है कीबोर्ड से वो हमारे पास आउटपुट पे आ गया एलसीडी के थ्रू। इस तरह हमारे पास इनपुट और आउटपुट वर्क करता है। उसके बाद है मेमोरी, एवरीथिंग दैट कैन स्टोर, रिटेन एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। जैसे हार्ड डिस्क, यहाँ पे पीस ऑफ पेपर मेमोरी है। हार्ड डिस्क ऑब्वियसली न्यू टाइप ऑफ मेमोरी और अ पीस ऑफ पेपर हमारे पास एक बेसिक फॉर्म ऑफ मेमोरी है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिनेशन हमने इस एग्जाम्पल को लिया। उसके बाद मेमोरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक है कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेस टाइम। कैपेसिटी का मतलब है वो कितनी चीज़ें अपने अंदर स्टोर कर सकती है, जैसे द नंबर ऑफ बिट्स डाटा मेमोरी कैन स्टोर। टू बी प्रिसाइज हम ये कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ बिट्स जो कि मेमोरी स्टोर कर सकती है, जैसे हमारे पास 128 किलो बिट्स हो या फिर 256 मेगा बिट्स हो। इस तरह मेमोरीज कैटेगराइज हुई होती हैं डिफरेंट फॉर्म्स में कि वो कितनी उनकी कैपेसिटी क्या है। उसके बाद दूसरी में चीज़ जो हम मेमोरी में देखते हैं वो होती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब है कि जो लोकेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज किस तरह है, बेसिकली जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज किस तरह है। जैसे 128/4 मेमोरी हैज़ 128 लोकेशन, 4 बिट्स ईच। इसी तरह मेमोरी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे 256 मल्टीप्लाई बाई 4 भी हो सकती है, 256 मल्टीप्लाई बाई 8 भी हो सकती है, और इस तरह जितनी हम चाहें उतनी की मेमोरी हो सकती है। उसके बाद एक्सेस टाइम कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट डाटा फ्रॉम अ मेमोरी। एक हमने कुछ चीज़, हमें कोई चीज़ चाहिए और कितना टाइम लगा है उसको मेमोरी से हम तक आने में, ये उस डाटा को उसको हम कहेंगे एक्सेस टाइम। मेमोरी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है सेमीकंडक्टर और नॉन सेमीकंडक्टर। उसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरीज में आता है हमारे पास रोम और रैम। रोम में हमारे पास आती है मास्क रोम, पी रोम जो कि होती है प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम जो कि होती है इरेजेबल पी रोम, ई पी रोम जो होती है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। उसके बाद फ्लैश ई पी रोम होती है जो कि होती है फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रोम। उसके बाद रैम के अंदर क्या होता है हमारे पास स्टैटिक रैम, डी रैम और नॉन वोलेटाइल रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, अब रैम वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो जो डाटा होता है वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है। अब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में तो डाटा ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो एन वी रैम होती है ना, नॉन वोलेटाइल रैम, उसके अंदर हमारे पास डाटा ख़त्म नहीं होता, वो हमारे पास स्टोर ही रहता है। जो रोम होती है इनमें हमारे पास डाटा परमानेंटली स्टोर होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो कि डिफरेंट काइंड्स की होती हैं जिसको हम आगे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम रोम की टाइप्स देख लेते हैं। प्रोग्राम्ड बाय द आईसी मैन्युफैक्चरर। मैथ रोम जो होती है उसमें एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जो कि आईसी मैन्युफैक्चरर कर देता है और वो बस वो भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद प्रोग्रामेबल रोम क्या होती है, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक दफ़ा। ओ टी पी स्टैंड फॉर वन टाइम प्रोग्रामेबल। इस रैम को हम सिर्फ एक दफ़ा परफॉर्म कर सकते हैं और फिर वो वही टास्क परफॉर्म करता रहेगा। अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रोम, इसके अंदर अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को इस मेमोरी के ऊपर लगाएं तो इसमें से जो डाटा है ना वो इरेज हो जाता है, और इसकी इरेजिंग 20 मिनट्स लेती है और इसमें इंटायर कंटेंट जो होता है वो इरेज हो जाता है। इसका मतलब कि हम अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ इरेज करना चाहें तो हम वो नहीं कर सकते। अगर हम इरेज करेंगे तो हम पूरा डाटा इरेज करेंगे। और इसका एक डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि इसको 20 मिनट्स लगते हैं इरेजिंग करने में, लेकिन इन सम केसेस ये एडवांटेज भी हो सकता है कि अगर हमने इरेज करने पे लगा दी है, इसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के नीचे हमने रख दिया है, लेकिन हमें याद आता है कि नहीं हमने अभी इसको इरेज नहीं करनी थी, अभी इसका और भी कोई यूज़ हो सकता था, तो हम इसको वापस अगर ले लेंगे, उठा लेंगे वहाँ से, तो इसका डाटा इरेज नहीं हुआ होगा और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह ये जो टेबल है नीचे ये हमारे पास है, रिप्रेजेंट कर रहा है यूवी इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल चिप्स का।
उसमें इसकी कैपेसिटी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस और उसके बाद पिन्स और पीक टू पीक वोल्टेज बताया हुआ है जो कि डाटा शीट है इनकी, और साथ इसकी एक आईसी का नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास इरेज्ड इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकली इरेज हो सकती है। ये इंस्टेंटली इरेज हो जाती है, मतलब इसके अंदर हमें 20 मिनट्स वेट नहीं करना पड़ेगा यूवी रोम की तरह। ईच बाइट कैन बी इरेज सेपरेटली, और इसमें हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ इरेज करना चाहें तो वो हम इरेज कर सकते हैं। उसके बाद ये इसकी नीचे डाटा शीट से कुछ चीज़ें हमारे पास गिवन है, जैसे कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशन, स्पीड, पिन्स और पीक टू पीक वोल्टेज। उसके बाद जो फ्लैश रोम होती है वो क्या करती है, वो इरेज्ड इन अ फ्लैश हो जाती है और इंटायर डिवाइस इज इरेज्ड एज वंस। इसमें क्या होता है, अगर हमने एक मेमोरी के अंदर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो हम वो इरेज का बटन प्रेस करेंगे तो सब कुछ इरेज हो जाएगा इंस्टेंटली। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जो आर्डिनो होता है, आर्डिनो ऊनो, उसके अंदर हम जब रीसेट बटन दबा देते हैं जो हमारा पूरा प्रोग्राम होता है ना वो इंस्टेंटली इरेज हो जाता है। अब इसमें ऐसे नहीं होता कि हम कोई स्पेसिफिक चीज़ माइक्रो कंट्रोलर से इरेज कर सकें, तो जो फ्लैश रोम है मोस्टली यही हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर्स में भी यूज़ होती है। इसके बाद इसके नीचे डाटा शीट से लिखा हुआ है कैपेसिटी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्पीड और पिंस और वोल्टेज लिखा हुआ है इसका। उसके बाद हम रैम को देख लेते हैं। हमारे पास जो रैम की टाइप्स हैं, सबसे पहले स्टैटिक रैम आ जाती है। ये फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब होता है, हम जब भी लैचेस के साथ एक टाइमर लगा देते हैं या क्लॉक लगा देते हैं तो हमारे पास वो फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, अच्छा फ्लिप फ्लॉप आप लोगों को पता होगा कि वो 1 बिट का डाटा एक फ्लिप फ्लॉप स्टोर कर सकता था, जो कि हमने पिछले अपने डीएलडी के कोर्स में पढ़ा है। उसी को हम लोग अगर ध्यान में रखें तो वो एज अ रैम बिहेव कर होता है। तो इसलिए स्टैटिक रैम में क्या होता है, इसके एडवांटेज ये फास्टर होता है और उसमें रिफ्रेश करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये इसकी पावर कंजप्शन बहुत हाई होती है और ये एक्सपेंसिव होती है। और ये जो है स्टैटिक रैम, ये ट्रांजिस्टर से बनी होती है, जो कि फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद डायनामिक रैम। डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम में डिफरेंस ये है कि डायनामिक रैम जो होती है वो कैपेसिटर से बनी होती है। कैपेसिटर से बनी होती है मतलब इसका साइज़ छोटा होगा और ये इसकी कैपेसिटी भी हाई होगी। एडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि इसकी लेस पावर कंजप्शन है, ये चीपर है और इसकी हाई कैपेसिटी है। क्योंकि ये कैपेसिटर से बनी हुई है तो इसकी कैपेसिटी भी बाकी के मुकाबले में हाई होगी। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लोअर होती है और इसको रिफ्रेशेस चाहिए होते हैं। ओके, एनवी रैम नॉन वोलेटाइल रैम क्या करती है, ये स्टैटिक रैम से बनी होती है, बैटरी और एक कंट्रोल सर्किटरी बनी होती है इसके साथ जुड़ी होती है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये बहुत फास्ट होती है, ये इन्फिनिट प्रोग्राम स्लैश इरेज साइकिल, मतलब हम इसमें जितना मर्जी लंबा चाहें प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसको इरेज भी कर सकते हैं। और ये नॉन वोलेटाइल होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये एक्सपेंसिव है। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि ये इरेज ऐसे नहीं होती, मतलब अगर कंप्यूटर शट डाउन हो गया तो ये इरेज नहीं होगी, इसमें डाटा स्टोर ही रहेगा। टास्क, इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, इट शुड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इसको वो एग्जीक्यूट करनी चाहिए। इट शुड रिकॉल द इंस्ट्रक्शंस वन आफ्टर अनदर एंड एग्जीक्यूट देम। मेमोरी पिन आउट, अब ये मेमोरी पिन आउट इन्होंने हमें शो किया हुआ है कनेक्टिंग मेमोरी टू सीपीयू, जो कि डाटा लाइन्स उसने मेंशन की हुई हैं। उसके बाद राइट लाइन्स मेंशन की हुई हैं। इसके बाद एक वीसीसी होता है, ग्राउंड होता है। उसके बाद जो सीपीयू होता है, सीपीयू से जो डाटा लाइन्स होती हैं, एड्रेस लाइन्स वो कनेक्टेड होती हैं, राइट और आउटपुट वो कनेक्टेड होती हैं, और एक चिप सेलेक्ट को इसने इसमें ग्राउंड किया हुआ है, वो हम आगे देखते हैं। अब राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग में जब हमारे पास ज़ीरो होता है तो डाटा राइट होना शुरू हो जाता है। जब भी हमारे पास इनपुट ज़ीरो हुई है तो डाटा राइट होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब हम वन प्रेस करते थे राइट पे तो जो डाटा है वो रीड होना शुरू हो जाता है। तो हमें रीड और राइट का एक ही हमारे पास लाइन होती है और इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब भी हमने ज़ीरो प्रेस किया तो डाटा राइट होना शुरू हो गया, और वन जब देंगे हम कमांड तो डाटा रीड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो इनपुट आउटपुट्स हैं वो सीपीयू से कनेक्टेड हम इस तरह होती हैं, माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क, ये सब सीपीयू से कनेक्टेड होती हैं। इसलिए ये कंट्रोल हो सकती हैं एक जगह से, क्योंकि हमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होता है। और सीपीयू की हमारे पास बहुत ज़्यादा पिन्स होनी चाहिए ताकि हम जब भी चाहें उससे कुछ कनेक्ट कर सकें। अब ये इसने एक छोटा सा माइनर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि सीपीयू से किस तरह कनेक्टेड होती हैं यूजिंग बस। इसमें एड्रेस बस है, डाटा बस है और कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस होगी रीड और राइट। उसी तरह उसने नीचे कनेक्ट करके दिखाया हुआ है कि ये बेसिकली जो ऊपर पूरा स्ट्रक्चर है नीचे इस तरह का लगेगा, जो कि उसने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इसकी जो वर्किंग है वो हम आगे देख लेते हैं। इसके अंदर जो लेफ्ट साइड पे 0 1 2 3 है, ये हमारे पास काउंटर लगा होता है। उसके बाद इसके अंदर जो भी एड्रेस स्टोर होता है हमारे पास एड्रेस बस के थ्रू आता है और इसी तरह ये वर्क करता है। अब इसको मैनेज किस तरह करते हैं हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, द लॉजिक सर्किट अनेबल चिप सेलेक्ट व्हेन एड्रेस इज बिटवीन 0 to 15। अब चिप सेलेक्ट जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चिप सेलेक्ट का मतलब ये है
कि एक स्पेसिफिक चीज़ आएगी तो वो एक स्पेसिफिक चिप को ऑन कर देगा और वहाँ से डाटा ले लेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने किस चिप को स्टोर करना है? तो अब इसने जैसे बताया हुआ है राइट एड्रेस रेंज इन बाइनरी, जब हम पहले एड्रेस 0 to 15 को बाइनरी में ले लेंगे, फिर इसके अंदर जो भी हमारे अब सेपरेट द फिक्स्ड पार्ट ऑफ एड्रेसेस। फिक्स्ड पार्ट का मतलब जो हमारे पास सेम पार्ट्स होंगे हम उनको अलग कर लेंगे। जैसे इसमें हम देख सकते हैं 0000 A7 से लेके A4 तक सेम है दोनों का, तो हमने उसको कॉमन ले लिया। और यूजिंग अ NAND गेट डिज़ाइन और लॉजिक सर्किट हुज आउटपुट एक्टिविटीज व्हेन द फिक्स्ड एड्रेस इज गिवन टू इट। अब एक हम सर्किट स्पेसिफिक इसको देख के डिज़ाइन कर लेंगे जो कि जब ये सेम आ जाएंगे, जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें सेम आएंगी तो ये इसको ऑन कर देगा उस स्पेसिफिक एड्रेस को। जैसे हम देख सकते हैं उस चिप को सिलेक्ट कर देगा और उससे हम आगे उस फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे A4 से A7 तक के लिए हमने ये NAND गेट को डिज़ाइन कर दिया, और ये इस केस में जब मैच होंगी दोनों चिप, दोनों जो बाइनरी एड्रेसेस होते हैं वो आपस में जब मैच होंगे तो ये चिप वो चिप सेलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे उसने कहा डिज़ाइन एन एड्रेस डिकोडर फॉर एड्रेस ऑफ 300H to 355H, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, तो इसको सबसे पहले हमने बाइनरी में लिखा। अब इनमें हम देख सकते हैं क्या चीज़ कॉमन है, 0011 दोनों में कॉमन है A11 से लेके A8 तक, तो हमने उसको सेपरेट कर लेना है। उसके बाद हमने इसका लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर लेना है जो कि इस तरह डिज़ाइन होगा NAND गेट के थ्रू, और उसको आगे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब CPU के अंदर 4 मेजर पार्ट्स होते हैं जो कि एक होता है प्रोग्राम काउंटर, एक होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होता है रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एक एज अ काउंटर वर्क करता है, जीरो से लेके जितने भी हमारे पास काउंटिंग हो रही होगी वो प्रोग्राम काउंटर उसका होता है रिस्पॉन्सिबल। इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, उस प्रोग्राम जो भी काउंटिंग चल रही होगी उसके रिस्पेक्ट से क्या एड्रेस लिखा हुआ है वो इंस्ट्रक्शन उसको डिकोड करेगा। ALU क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो ये वाला यूनिट उसको परफॉर्म करता है। और रजिस्टर्स के अंदर डाटा स्टोर होता है। अब जैसे हम ये एग्जांपल देख सकते हैं कंप्यूटर के वर्किंग की, तो सबसे पहले जब हम इस साइकिल को देखेंगे, जब हमारे पास ज़ीरो हमारे पास चलता है, प्रोग्राम काउंटर पे ज़ीरो आ जाता है, एड्रेस बस पे ये ज़ीरो एड्रेस आ जाता है। अब इंस्टेंट डिकोडर क्या करेगा, यहाँ से 31 को पिक करेगा और इंस्टेंट डिकोडर के अंदर वो आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं ये डाटा बस के थ्रू इंस्टेंट डिकोडर के अंदर आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट से हमारे पास ये ह्यूमन लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है A17, इसका मतलब है 17 उठेगा डाटा और वो A पे आ जाएगा जो कि है ये इस रजिस्टर पे, क्योंकि ये ज़ीरो पे है। तो हमारे पास 0 1 2 3 4 ऐसे ही काउंटिंग चलती रहेगी। सबसे हम देखते हैं फिर क्या होता है। हमारे पास 17 डाटा जो 17 इनपुट आउटपुट लाइन पे क्या डाटा था, 9 स्टोर था, तो हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये किसके थ्रू आएगा, ये हमारे पास डाटा बस के थ्रू 9 आ गया। अब ज़ीरो पे इसने क्या टास्क परफॉर्म किया, जो भी 17 पे स्टोर था डाटा वो A पे भेज दो। 17 पे हमारे पास 9 स्टोर था तो 9 A पे चला गया। अब ये A पे चला जाता है पूरी तरह। अब इसके बाद प्रोग्राम काउंटर चेंज होकर 1 पे हो गया। 1 पे हमारे पास C4 स्टोर है। H यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा हुआ है। और अब ये क्योंकि 0 1 हम ऐसे काउंटिंग देख रहे हैं ऑर्डर में 0 1, तो 0 1 जब हम देखेंगे तो B to A, मतलब A पे जो भी चीज़ स्टोर है वो B पे आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो 9 है वो B पे भी आ जाना चाहिए। जैसे एड्रेस बस पे 1 गया, यहाँ से C4 आया डिकोडर पे, और 9 यहाँ पे आ गया हमारे पास B पे। अब ये 2 चलेगा, 2 पे हमारे पास 26H स्टोर है, और ये हमें क्या कह रहा है, 6 पे जो भी चीज़ स्टोर होगी वो A पे आ जाएगी। ठीक है, 26 इंस्टेंट डिकोडर पे आया। 6, अब एड्रेस बस 6 पे हमारे पास क्या चीज़ स्टोर है, तो वो आ जानी चाहिए A पे। एड्रेस बस 6 के ऊपर हमारे पास 5H स्टोर है, तो हम इसमें से 5 को लेंगे और ये हमारे पास A पे आ जाएगा। मतलब इसने 9 को रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास थर्ड काउंटर चलेगा। थर्ड काउंटर पे जो हमारे पास एड्रेस है वो है 81 हेक्साडेसिमल में, तो 81 हमारे पास आ गया, डिकोड होगा। और इस पे टास्क जो परफॉर्म होना चाहिए वो है A पे आ जाना चाहिए, A+B, मतलब ये 5 जो है इसकी जगह पे A और B को सम करके जो आंसर आएगा वो आ जाना चाहिए जो कि 14 है। लेकिन इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की ज़रूरत होगी क्योंकि ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो हमारे पास 5 + 9 14 होता है, तो उसको हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट कर देंगे जो कि हो जाएगा E। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ तक परफॉर्म हो गया। अब फोर्थ हम देखते हैं, जब फोर्थ चला है काउंटर, तो फोर्थ पे क्या हुआ, EA जो कि हेक्साडेसिमल में है वो इंस्टेंट डिकोडर पे आ जाएगा। उसके बाद जो भी चीज़ A पे होगी वो हमारे पास 7 पे स्टोर हो जानी चाहिए, 7th एड्रेस पे। तो 7th पे हमारे पास क्या हो जाना चाहिए स्टोर, E को 7th पे स्टोर हो जाना चाहिए।
तो यहाँ से ई उठेगा, डाटा बस के थ्रू जाएगा और 7 पे स्टोर हो जाएगा, जो कि हम यहाँ से देख सकते हैं ये 7 पे स्टोर हो गया ई। तो इस तरह ये कंप्यूटर वर्क करता है। अब इसके अंदर एक होता है ऑपरेशन कोड, एक होता है ऑपरेंड। अब ये होते हैं इंस्ट्रक्शन। एक ह्यूमन फॉर्म के लिए रीडेबल इंस्ट्रक्शन होती है जो कि हमारे पास ये थी, और एक ये मेमोरी होती है जो कि सीपीयू हमारे पास जो कि कंप्यूटर जो है वो रीड करता है। तो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये होता है और कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये होता है। तो अब हमारे पास जो ऑपरेशन कोड है, जैसे ये 0 से लेकर 7 तक हमारे पास यहाँ पे बाइनरी के अंदर लिखा हुआ है। तो हम जब भी ये कुछ गिव करेंगे, जैसे हमने यहाँ 000 दिया, तो यहाँ पे ये ए पे एक्स आ जाना चाहिए, जो कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर या ऑपरेंड में लिखा जाएगा, और वो जो भी टास्क होता है वो परफॉर्म हो जाएगा। ये इसने जो भी इस रिस्पेक्टिव फंक्शंस लिखे हुए हैं इन स्पेसिफिक ऑपरेशन कोड्स के। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 111 लिखा हुआ आएगा ऑपरेशन कोड, या हम देंगे तो हमारे पास एक्स पे जो ए पे चीज़ स्टोर होगी वो आ जानी चाहिए, तो हमारे पास वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमारे पास ये काम करता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। उसके बाद हमारे पास दो टाइप के आर्किटेक्चर्स होते हैं। एक होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जिसके अंदर जो कोड मेमोरी होती है पहले वो सीपीयू, डाटा मेमोरी और कोड मेमोरी के बीच में एक यूनिट सीपीयू होता है, और दोनों अलग अलग होती हैं सीपीयू से कनेक्टेड। लेकिन जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है उसके अंदर क्या होता है, दोनों इकट्ठी सीपीयू से एक ही जगह से कनेक्टेड होती हैं, और मतलब एक ही पाथवे के थ्रू आ रही होती हैं। तो ये है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। उसके बाद हमारे पास ये स्लाइड ख़त्म होगी, तो इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास चैप्टर 0 और चैप्टर 0 का रिव्यू देख लेते हैं हम। चैप्टर 0 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग। अब 0.1 में है नंबरिंग एंड कोडिंग सिस्टम, डेसिमल एंड बाइनरी सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले हम एग्जांपल 1 देखते हैं, कन्वर्ट 2510 टू बाइनरी। 25 बेस 10 मतलब डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल हम एलसीएम लेके भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। और बेस हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमेशा अपनी बेस को याद से लिखना होता है जिस भी चीज़ में हमने कन्वर्ट किया है। जैसे हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो बाइनरी की बेस जो कि 2 होती है वो लिखना ज़रूरी है हमारे पास। तो इस तरह हम यहाँ पे ये लिख देंगे बेस। उसके बाद है कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अब हमने ऊपर डेसिमल टू बाइनरी पढ़ी थी, और बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हमारे पास होता है पावर सीरीज एक्सपेंशन मेथड। वो क्या होता है, उसके अंदर हमने जैसे अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करनी है, तो जो हमने बाइनरी की बेस होती है ना, जो कि होती है 2, हमने उसको इस तरह लिखना होता है, और इन सारे नंबर्स को उससे राइट से लेके लेफ्ट तक मल्टीप्लाई करना होता है। और ऊपर जो इनके होता है हमारे पास एक्सपोनेंट, वो हमने 0 से लेके जहाँ तक वो नंबर चल रहते हैं, जैसे इस केस में हमारे पास 0 से लेके 5 तक चल रहे हैं, तो हमने बेस इन यहाँ इस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम आप सामने देख सकते हैं, आपको देख ही समझ आ जाए कि हमने किस तरह टास्क परफॉर्म किया है। और आखिर में जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाता है। उसके बाद हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका एक और मेथड भी होता है। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया, 16 के नीचे यहाँ पे 1 होना चाहिए था, फिर 8 के नीचे 1 होना चाहिए था, फिर 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1 होना चाहिए था। इस केस में क्या होता है, जिन जिन चीज़ों जिन जिन नंबर्स के नीचे अब देखिए नंबर्स हमारे पास किस तरह है, ये है 2 की पावर 0 जो कि हो जाता है 1, फिर 2 की पावर 1 होती है 2, फिर 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8 और 2 की पावर 4 होती है 16। ये हमने इन नंबर्स के रिस्पेक्ट से देखना है कहाँ तक ये जा रहा है। उसके बाद हम जिस जिस वेट के नीचे डिजिट होगा 1 प्रेजेंट, उसको हम नीचे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 16 हमने लिख दिया, 8 लिख दिया हमने, 4 और 2 की जगह पे 0 आएगा और 1 की जगह पे 1 आएगा। तो इसको सम करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास डेसिमल बेस में एक आंसर आ जाएगा। इस केस में हमारे पास आंसर है 25। अब एग्जाम्पल 0.3 देखते हैं। वेट वाली एग्जाम्पल यूज़ करना है, लेकिन इसमें हमने डेसिमल से बाइनरी में जाना है। अब हमने 39 को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, हम वेट इसको लिख लेंगे सबको, और हमने इस तरह लिख लिया। अब इसको हमने चेक करना है कि 39 जिन चीज़ों में से माइनस हो सकता है ना, हमने उसके नीचे 1 लिखना है। मतलब 39 हमने पहले लिखना है, और उसके बाद 32 जैसे है इस केस में, तो 39 में से माइनस हो सकता है, तो हम उसके नीचे 1 लिख देंगे। 32 को 39 में से माइनस कर दो तो हमारे पास आंसर 7 बच जाता है। अब हम देखेंगे 7 किस में से माइनस हो सकता है, नहीं 7 में से क्या चीज़ माइनस हो सकती है। तो 7 माइनस 16 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। 7 माइनस 8 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो 7 माइनस 4 हो सकता है जो कि हमारे पास 3 होता है। तो यहाँ पे हम इसके नीचे 4 के नीचे 1 लिख देंगे। अब हमारे पास 3 माइनस 2 भी हो सकता है, तो 2 के नीचे भी हम 1 लिख देंगे, और 1 माइनस 1 भी हो सकता है, तो 1 के नीचे 1 लिख देंगे। तो जिन जिन चीज़ों के नीचे हमने 1 लिख दिया
उसका हम वेट यहाँ पे लिख देंगे जो कि 32,421 जो कि हमारे पास इक्वल होता है 39 के। और इन जो 111 और ये जो कोड आया है ये हमारे पास इसका बाइनरी में कन्वर्ट हुआ कोड आ गया। उसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम हमारे पास आ जाता है जो कि हमें क्लियर है टेबल से, जो कि हम डीएलडी के कोर्स में अच्छी तरह पढ़ के आए हैं। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी हम वो देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं उसका हम 4 4 का पेयर बना लेते हैं बाइनरी का। तो यहाँ पे जैसे ये 0101 का एक पेयर बनता है, 1111 का एक पेयर बनता है और 1001 का एक पेयर बनता है। और उसको हम इस टेबल से कंपेयर करके देख लेते हैं, जो नंबर्स हमारे पास रिस्पेक्टिवली आते हैं हम वो लिख लेते हैं। अगर जस्ट इन केस अगर हमारे पास कहीं पे 4 का पेयर नहीं बनता तो हम अपनी तरफ से वहाँ पे 0 लगा सकते हैं। हम उस एंड पे 0 0 लगा के 4 का पेयर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। उसी तरह हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है उसका मेथड में हमारे पास दिया हुआ, उसने हमने टेबल से ही देखना है। स्पेसिफिक 2 9 और बी जैसे है इस केस में, तो हमने 2 का बाइनरी, 9 का बाइनरी और बी का बाइनरी लिख देना है। उसके बाद कन्वर्ट 45 टू हेक्साडेसिमल हमने कैसे करना है, इसको पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे जो कि एक ईजी मेथड है। अगर हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लें उसके बाद हम डायरेक्ट उसको पेयर बना के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ इनका एक पेयर बनेगा, जैसे 1101 का एक पेयर बनेगा ऐसे, और 01 और यहाँ पे हम 20 जैसे मैंने ऊपर बताया वो लगाएंगे जब हम, तो उसका जो कि 2 के इक्वल होता है। तो हम ये बाइनरी में इसका कन्वर्ट हुआ आंसर आ जाएगा 45 का, जो कि होता है 2D इन हेक्साडेसिमल्स। उसी तरह हमारे पास ये दोनों भी सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है काउंटिंग इन बेसिस 10 to 16। इसके बाद इसमें एडिशन ऑफ बाइनरी एंड हेक्सा नंबर दिया हुआ है जो कि बहुत सिंपल होता है। इसके बारे में इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। उससे दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का तरीका होता है, जैसे 1 और 1 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास आया था 0 1। तो 0 नीचे आया था और 1 कैरी चला जाता है, फिर हम 1 और 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर 1 0 को ऐड करेंगे दोबारा 1 आ जाएगा, फिर 1 1 को ऐड करेंगे तो आंसर 0 और 1 कैरी जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आगे कुछ नंबर नहीं है हमारे पास तो हम 1 को साथ ही लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक आंसर आया था। और इसको वेरीफाई करने के लिए हम साइड बाय साइड डेसिमल एडिशन करें अगर, और जो हमारे पास स्पेसिफिक आंसर है उसको हम इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लें उस आंसर को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने अपना क्वेश्चन ठीक सॉल्व किया या नहीं, और हमने कोई गलती है तो वो भी डिटेक्ट करना इस तरह बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं किसी भी बाइनरी नंबर का। टूज़ कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना ज़रूरी है। वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो भी हमारे पास नंबर हो गिवन होता है उसको हम फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप का मतलब क्या, हमने जहाँ जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 0 पुट कर देना है, जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे 1 पुट कर देना है। इस केस से देख समझना बहुत आसान है। 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, एंड आप सामने देख सकते हैं बाकी भी इसी तरह कन्वर्ट हुए हैं। जब वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो उसके अंदर टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये आंसर टूज़ कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने इस वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक 1 डिजिट को ऐड करना है तो ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट का एक नंबर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम हेक्साडेसिमल नंबर्स के एडिशन देखते हैं तो वो कैसे करते हैं। अब याद रहे कि हेक्साडेसिमल की जो बेस होती है वो 16 होती है। तो जब भी हमारे पास 16 बेस से बड़ा आंसर आता है तो हम उसको नहीं लिख सकते। उसको हमें, जैसे हम इस केस में एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, 9 के साथ ई को प्लस करना है। ई की रिप्रेजेंटेशन होती है 14 की, तो हम 9 प्लस 14 जब करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो होता है 23। अब 23 को हम इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो 23 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 16 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आ गया वो 16 से कम वैल्यू में आया है जो कि है 7। तो हम 7 को लिख देंगे नीचे और 1 को कैरी भेज देंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे 16 की जगह आया था। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें हमें 2 दफ़ा 16 माइनस करना पड़े, जैसे 32 अगर हमें माइनस करना पड़े तो हम यहाँ पे 2 कैरी भेज देंगे। अब उसी तरह अगर हम अगले में देखें डी और बी को करना इसने, तो 1 जो ऊपर कैरी किया हुआ था वो प्लस 13 जो कि डी की रिप्रेजेंटेशन है और 11 जो कि बी की रिप्रेजेंटेशन है वो ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 25। दोबारा ये बेस 16 से बड़ा नंबर है तो हम 16 को 25 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो हमने नीचे लिख देना है 9 और 1 कैरी साथ लिख देना है 3 के ऊपर। अब अगले में हमारे पास सिंपल हो गया, 1 3 और 4 को ऐड किया तो हमारे पास 8 आ गया जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, और 2 और 9 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर 11 आ गया जो कि हेक्साडेसिमल के अंदर बी के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी हमारे पास उसी की हेक्साडेसिमल की भी इसी तरह एग्जिस्ट करती है।
जैसे हेक्साडेसिमल की जब सब्ट्रैक्शन ये यहाँ पे करेंगे तो 8 को उसने f से माइनस किया जो कि 15 होता है, तो 7 आ जाता है, 7 हमने लिख दिया। उसके बाद 9 को b से माइनस किया जो कि हमारे पास b रिप्रेजेंट करता है 11 को। अब 9 क्योंकि 11 से बड़ा है तो इसके अंदर हमें 16 के को ऐड करना पड़ेगा। ऊपर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे लेकिन इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा 9 को, तो हमारे पास आंसर जो होता है वो होता है 25। तो 25 में से जब 11 को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 14 जो कि ई के इक्वल है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। और क्योंकि हमने एक 1 ये बोरो लिया था तो जो भी बोरो लेते हैं चीज़ उसको हम एज 16 रिप्रेजेंट करते जो कि हमने इधर ऐड किया था। तो बोरो ले लिया था तो यहाँ पे ये 4 बन गया था, तो 2 में से 4 को हमारे पास जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद ये हमारे पास रिव्यू क्वेश्चंस आ गए। 0.2 सेक्शन में हमारे पास बाइनरी लॉजिक गिवन है, लॉजिक 0 और 0 लॉजिक 1 का बताया हुआ उसने। उसके बाद लॉजिक गेट्स का बताया हुआ है। एंड गेट क्या करता है, जब दोनों 1 हो सिर्फ तब आउटपुट 1 देता है वरना वो 0 आउटपुट देता है। और गेट का बताया हुआ है, जब एक भी 1 हो तो वो आउटपुट 1 दे देता है, जब दोनों 0 होंगे तो वो आउटपुट 0 देगा। ट्राई स्टेट बफर क्या करता है, जो एक्स पे आउटपुट है वही वाई पे आउटपुट दे देगा उस केस में जब कंट्रोल पे 1 होगा। जब अगर 0 हुआ तो वो कोई आउटपुट नहीं देगा वाई पे। इन्वर्टर क्या करता है, 0 हुआ इनपुट आई तो उसको ऑपोजिट करके 1 कर देता है, 1 इनपुट आई तो उसको चेंज करके 0 कर देता है। एज अ इन्वर्टर मतलब इन्वर्ट कर देता है जो भी हमारे पास इनपुट आए उसको। एक्स और क्या करता है, ये डिसिमिलर वैल्यूज़ को की आउटपुट 1 दे देता है और सिमिलर की 0 दे देता है। जैसे 0 0 को ये 0 देगा आउटपुट, और 0 1 की आउटपुट ये देगा 1, और 1 0 के आउटपुट भी 1, और 1 1 की 0। तो हम देख सकते हैं सिमिलर वैल्यूज़ की ये आउटपुट 0 देगा और डिसिमिलर की 1 देगा। उसके बाद नैंड और नॉर गेट जो है वो एंड और के ऑपोजिट होंगे। नैंड गेट में क्या होगा, जब दोनों 1 होंगे वो तब 0 होगा, जब एक भी 1 होगा या दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो वो आउटपुट 1 दे देगा। उसी तरह हमारे पास नॉर गेट जो है वो क्या करेगा, जब एक भी 1 होगा तो वो 0 दे देगा और जब दोनों 0 होंगे तो वो 1 दे देगा। उसके बाद हमारे पास सम और कैरी बता रहा है, वो हाफ एडर और फुल एडर के बारे में उसने बताया हुआ है, उसके सर्किट के बारे में। अच्छा, तो हम देख रहे थे फ्लिप फ्लॉप्स को। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी लैच के साथ क्लॉक अटैच कर देते हैं तो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप बन जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, वो 1 बिट ऑफ मेमोरी को एक फ्लिप फ्लॉप स्टोर कर सकता है, जिसकी सर्किट डायग्राम हमारे पास इस तरह गिवन है। अब डिपेंड करता है हम किस टाइप का फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं, उसका उस टाइप का टेबल होता है। जैसे डी फ्लिप फ्लॉप के केस में हमारे पास एक 0 होता है और एक पे 1 आता है, तो इस तरह आउटपुट पे नो चेंज आ रहा है और इसका बड़ा टेबल होता है जो कि हमारे पास बताता है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप किस तरह काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ये सिंपल कंप्यूटर्स के बारे में बताया हुआ है कि मेमोरी के कंपोनेंट्स रैम रोम हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी होते हैं, फिर सीपीयू होता है जो कि बस के थ्रू कनेक्टेड होता है हमारे पास मेमोरी से और इनपुट आउटपुट से। उसके बाद मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए उसने, मेमोरी कैपेसिटी और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया हुआ और कितनी कैपेसिटी है उसकी। उसके बाद उसने स्पीड बताया हुआ है कि कितनी होती है मेमोरी की। रोम रीड ओनली मेमोरी, पी रोम के बारे में बताया हुआ है जो कि प्रोग्रामेबल रोम होती है, एंड ओ टी पी वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम का बताया हुआ है उसने। उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बताया हुआ है, एंड अल्ट्रा वायलेंट इलेक्ट्रॉनिक पी रोम का बताया हुआ है जो कि प्रोग्रामेबल रोम होती है। इस तरह उसने बताया हुआ है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई किस तरह की होगी। उसके बाद टू प्रोग्राम अ यू वी ई पी रोम चिप द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी टेकन, उसने ये बताया हुआ है। फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग उसने बताया हुआ है, और अल्ट्रा वायलेंट ई पी रोम की चिप्स का ये टेबल उसने बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास उसने एक रोम चिप का हमें नाम बताया, उसने कहा हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 128 के बिट्स, इट हैज़ 16 के मल्टीप्लाई बाय 8 ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल रोम मस्ट हैव 8 डाटा पिन्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इसकी एड्रेस लाइंस होंगी वो 14 होंगी और डाटा लाइंस होंगी वो होंगी 16। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डाटा लाइंस 8 हैं और एड्रेस लाइंस जो है हमारे पास वो 14 होंगी। तो हम सबसे पहले 16 को कन्वर्ट कर देंगे 2 की पावर की फॉर्म में। तो 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16, और के होता है हमारे पास 2 की पावर 10। तो जब हम 2 की पावर 10 इसको हम इकट्ठा करके 2 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास होता है 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 4। तो इन शॉर्ट वो बन जाएगा 2 की पावर 14 जो कि 16 के इक्वल है। तो वो हम हमारे पास जो भी 2 की पावर होती है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ एड्रेसेस होते हैं पिन्स की, मतलब 14 पिन्स फॉर एड्रेसेस। और उसके बाद जो 8 है हमारे पास वो डाटा लाइंस को इंडिकेट कर रहा है। फिर उसने फ्लैश मेमोरी बताया हुआ है जो कि हमारे पास इंस्टेंटली इरेज हो जाती है, जो कि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर यूज़ होती है। उसके अंदर उसके बाद मास्क रोम के बारे में बताया हुआ है। इसके अंदर आईसी मैन्युफैक्चरर ने जो एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया होता है वही लिखा होता है, बस हम उसको चेंज नहीं कर सकते।
उसके बाद दोबारा से उसने रैम के बारे में बताया हुआ है, जिसमें स्टैटिक रैम बताई हुई है जो कि हमारे पास ट्रांजिस्टर से बनी होती है। और उसके बाद उसने डायनेमिक रैम के बारे में बताया हुआ होगा जो कि हमारे पास बनी होती है ट्रांज कैपेसिटर से। उसके बाद उसने बताए हुए है नॉन वोलेटाइल रैम के बारे में, जो जिसमें डाटा स्टोर रहता है, इरेज नहीं होता। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, दोबारा डायग्राम आ गई। डायनेमिक रैम यहाँ पे नीचे बताया हुआ था। इसके बाद जो हमारा चैप्टर 0 है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसने बस एड्रेस बसेस के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और इसमें इसने वही लिखा हुआ है जो कि हम ऊपर पढ़ के आए, कि इसमें इसने दिखाया है कि कनेक्शन किस तरह होते हैं इनके, वो बता दिया इसने। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चंस है हमारे पास, और यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन जो होता है, अगर हम स्लाइड से कंपेयर करें तो इस चैप्टर के बारे में ख़त्म हो गया इसके बारे में, क्योंकि ये चीज़ें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं स्लाइड्स के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा जो था इंट्रोडक्शन वो इस चैप्टर में ख़त्म हो गया। तो शुक्रिया, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।